तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात महाकुंभ की कर लेते हैं। आध्यात्म और धर्म की नगरी में आज विकास पथ पर भी जोरदार चर्चा हुई है, जिसके मंथन से कई योजनाएं निकलकर सामने आई हैं। आस्था की डुबकी के बीच महाकुंभ के तट पर योगी सरकार ने आज अपना दरबार सजाया। हालांकि इस धार्मिक और सांस्कृतिक समागम को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए यूपी सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और आस्था के इस महामंच से अब यूपी को विकास की सौगात दी गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ के त्रिवेणी संकुल पहुंचकर कैबिनेट के साथ महाकुंभ को लेकर स्पेशल मीटिंग भी की। इसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। दरअसल इस खास बैठक के पीछे उद्देश्य यूपी के कई धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का था। यूपी के विकास पर मंथन के बाद योगी अपने कैबिनेट के कुनबे के साथ संगम तट पर पहुंचे और स्नान ध्यान कर मां गंगे से प्रदेश के कल्याण की कामना की। लेकिन इसी दौरान आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नुमाइंदे संगम नगरी पहुंचे। कुंभ नगरी में आस्था और भक्ति और विश्वास का संगम हिलोर मार रहा है। भक्तों को संगम की पावन डुबकी से पुण्य के अमृत का प्रसाद मिल रहा है, साथ ही संतों के दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य भी। लेकिन आज संगम तट पर साधु संतों और आम भक्तों के साथ ही नेताओं का भी श्रद्धा भाव दिखा। योगी कैबिनेट के तमाम सदस्यों ने आज संगम में डुबकी लगाई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे भक्ति भाव के साथ गंगा में स्नान किया और प्रदेश के कल्याण की कामना की। संगम की अविरल धारा में आस्था की डुबकी से पहले योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई। इस बैठक में यूपी के धार्मिक पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। यहाँ आज जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। यूपी के कई जिलों को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का योगी सरकार ने फैसला किया है। जाहिर है महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाप्रण से उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही प्रदेश के धार्मिक विकास को भी नया विस्तार दिया जा रहा है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए ये फैसले जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, अब योगी कैबिनेट के अहम फैसलों का ब्यौरा आपको दे देते हैं। आज एरोस्पेस रक्षा इकाई एवं रोजगार नीति को हरी झंडी दे दी गई है। इसके साथ ही यूपी को 3 नए मेडिकल कॉलेजेस की भी सौगात मिली है। बागपत, कासगंज और हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को भी इसके साथ ही मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन्स भी बांटे जाएंगे। साथ ही साथ प्रयागराज चित्रकूट के विकास को लेकर भी इस मीटिंग में मंथन किया गया। और वहीं आज अयोध्या में रामलला की मूर्ति को नए राम मंदिर में विराजे ठीक 1 साल हो गए हैं। आज ही के दिन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसकी खुशी में केवल रामनगरी में ही नहीं बल्कि काशी में भी गंगा किनारे आस्थावान राम भजन गाते हुए नजर आए। जहां बीते 1 साल में अयोध्या में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई, तो वहीं नए राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन की वजह से यूपी आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफे की खबर इस राज्य में पर्यटन के नए आयाम बना रही है। अयोध्या में आज बेहद पावन दिन है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। नए मंदिर में रामलला को विराजे 1 साल हो गया, जिनके दर्शन पूजन को पहुंचने वाले भक्तों की संख्या भी बीते साल से तेजी से बढ़ी है। तभी तो स्वागत में रामनगरी की हर गली, बाजार, हर पहर गुलजार हैं। न केवल श्री राम दर्शन बल्कि उनके अनन्य भक्त बजरंगबली की पूजा अर्चना करने वाले आस्थावान भी इस पावन धाम पहुंचकर खुद को धन्यभागी समझ रहे हैं।
सरयू नदी में स्नान ध्यान भी कर रहे हैं। श्री राम लला की, श्री रामचंद्र की। ऐसे पावन दिन पर गंगा किनारे रामलला की स्तुति करते ये लोग भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर खुशियां मना रहे हैं। गंगा आरती के साथ राम भजन गा रहे हैं। भगवान राम की तस्वीरों के साथ काशी के पौराणिक राम घाट पर जुटे ये लोग नमामि गंगे से जुड़े हैं, जिन्होंने वेद पाठी बटुकों के साथ राम घाट पर आरती और पूजन कर देश के कल्याण, सद्भावना और स्वच्छता की कामना की। हमने काशी के पौराणिक राम घाट पर नमामि गंगे की ओर से यहाँ उपस्थित होकर वेद पाठी बटुकों के साथ मिलकर रामचंद्र प्रभु रामलला की तस्वीर लेकर मां गंगा और भगवान भास्कर और भगवान रामचंद्र की आरती उतारकर विकसित, समृद्ध, शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए आशीर्वाद मांगा है। दरअसल जब से अयोध्या में नए मंदिर निर्माण के साथ रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से पूरी रामनगरी का मानो कायाकल्प हो गया है। महज रामनगरी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के दूसरे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान भी विकास के पथ पर अग्रसर हैं। खास तौर से तीर्थाटन और पर्यटन के लिहाज से तो अयोध्या का राम मंदिर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ही शुभ साबित हुआ। मानो राम मंदिर इस राज्य का प्रगति मार्ग बन गया है। दरअसल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से पिछले साल हुई थी। तिथि के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पहले ही मनाया जा चुका है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की वजह से ही इस साल उत्तर प्रदेश में पर्यटन का नया रिकॉर्ड बना है। जनवरी 2024 से लेकर सितंबर तक की बात करें तो यूपी में 47 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। इन 47 करोड़ में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या 18 करोड़ है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग के आंकड़ों के हिसाब से समझें तो देश से अयोध्या में 13.55 करोड़ पर्यटक आए हैं। वहीं बीते साल की शुरुआत से लेकर आज तक अकेले अयोध्या में ही रामलला के दर्शन को रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जानकारी के मुताबिक रामनगरी में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और दर्शन पूजन के लिए विदेशों से तो करीब 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। जहां तक राम मंदिर में चढ़ावे की बात है तो अप्रैल से अक्टूबर तक दान पात्र में 55 करोड़ का चढ़ावा आया है। नए मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके बाद से लगातार मंदिर के दूसरे भागों को बनाने का काम जारी है। बीते 1 साल में राम मंदिर का 80% काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि इसी साल मार्च में मंदिर का शिखर निर्माण का काम भी पूरा हो जाएगा। यही नहीं, अप्रैल तक मंदिर समेत सप्त मंडपम का निर्माण होने की भी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अगस्त 2025 तक शेषावतार मंदिर का काम भी पूरा हो जाएगा और वहीं इसी साल अक्टूबर तक राम मंदिर के परकोटा का काम पूरा होने की भी उम्मीद है। कहना गलत नहीं, उत्तर प्रदेश के तीर्थाटन विकास को पंख लगाए जाने में नया राम मंदिर एक अहम भूमिका निभा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अपने में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा पसंद आ रहा है ये मौसम, खिली खिली धूप, ठंड कम है, स्टूडियो में ठंड कम लग रही है ना, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये माहौल देखिए ऐसे रहेगा। लेकिन वेदर डिपार्टमेंट का ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में मौसम करवट लेगा। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 3-4 दिनों से राहत की धूप खिली है, लेकिन इसी बीच धूप को नजर लगने वाली है। आज से मौसम में बदलाव हो रहा है। सुबह की बात की जाए तो आज दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा रहा, जिसके चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी थोड़ी कम रही। यही नहीं, कोहरे के चलते दिल्ली आने वाले करीब 9 ट्रेनें भी लेट हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का अंदाज बदल सकता है और आज शाम से ठंड की वापसी भी हो सकती है। सर्दी के इस मौसम में इन दिनों जहां दिल्ली एनसीआर में सुबह और रात सर्दी अपने होने का एहसास दिला रही है,
वहीं पिछले 3 दिनों से तेज धूप निकलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। बेशक मौसम का ये अंदाज लोगों को जनवरी में ही मार्च जैसे मौसम का एहसास करवा रहा हो, लेकिन जरा सा भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सर्दी अभी विदा नहीं हुई है, बल्कि अब सर्दी का यू टर्न होने वाला है। 1-2 दिन तक पूरा नॉर्थ इंडिया में ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। 1 से 2 डिग्री बढ़ेगी। दिल्ली में खास बढ़ोतरी का और चांस नहीं दिख रहा है, मगर 2 दिन के बाद से यानी कि 24 तारीख के मॉर्निंग से हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे टेम्परेचर दोबारा गिरना शुरू होगा, क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ निकल जाएगा और उसके बाद से टेम्परेचर्स गिरने लगेंगे। वो भी गिरेगी, 2 से 3 डिग्री गिरेगी पूरा नॉर्थ इंडिया में, और दिल्ली पे भी इनफैक्ट परसों मॉर्निंग से ही थोड़ा गिरावट का संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर आज से यानी 22 जनवरी और 23 जनवरी को देखने को मिलेगा। अनुमान है कि दोनों ही दिन शाम से तेज धूल भरी हवाएं चलेंगी। इसके बाद नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। बारिश हल्की होगी, लेकिन देर तक होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड से बेहाल लोगों के लिए ये धूप राहत बन रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो ये सूरत बदल सकती है, कोहरा और ठंड की वापसी हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ आ रही है, तो पहली तो बात है आज थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है दिल्ली के ऊपर, शाम की तरफ होने का संभावना है। बाकी हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी आज थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बढ़ते तापमान के फिर से कम होने के आसार हैं। आने वाले कुछ दिनों में कोहरे के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट रात, शाम और सुबह के लिए जारी किया गया है। 23 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद फिर से जबरदस्त ठंड की वापसी हो सकती है। 24, 25, 26 को दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के आसमान में आज से अगले 2 दिन बादल छाए रहने का अनुमान है। 26 जनवरी तक तापमान में गिरावट रहने के संकेत मिल रहे हैं। अगर मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सटीक बैठता है तो एक बार फिर सर्दी यू टर्न लेते हुए ठिठुरन बढ़ाएगी और लोगों को धूप के दर्शन के लिए फिर लंबा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग एक बार फिर से सैलानियों के लिए गुलजार है। ताजा बर्फबारी से यहां के लोगों के चेहरे खिल गए हैं। सैलानियों की आमद से कारोबार भी बेहतर हो रहा है। ऐसे में यहाँ बर्फबारी के बीच पर्यटक भी मौज मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब तक यहाँ 1.5 से 2 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। कुछ दिनों के अंतराल के बाद पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी का दौर लौट आया है। ऐसे में एशिया के स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर गुलमर्ग सैलानियों से गुलजार है। फ्रेश स्नोफॉल ने यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक हर चीज बर्फ की सफेदी से सराबोर है। पहले ही बर्फ की मोटी चादर में ढके इन पहाड़ों पर अब तक 1.5 से 2 फीट ऊंची ताजा बर्फ गिर चुकी है। घाटी में 40 दिनों तक चलने वाला चिलेकना अब अपने समापन की ओर है। इसके बावजूद गुलमर्ग में बर्फबारी पूरे शबाब पर हो रही है। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे मानो जर्द सफेद रुई की बरसात हो रही हो। खुले मैदान में जब बर्फ के मुलायम फोहे सैलानियों के चेहरे पर आकर ठहरते हैं तो उस मखमली एहसास को शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। यहाँ चारों ओर जमीन पर बिखरी बर्फ की मोटी चादर स्वर्ग की खूबसूरती का एहसास कराती है। हम लोग हैं और इतना अच्छा स्नोफॉल देखने को मिला है। सही में इतना अच्छा बेस्ट फीलिंग है ना, जब ऐसे करके देखते हैं ना, ओ माय गॉड, पहली बार इतना स्नोफॉल देखा है और बहुत मजा आ गया। बहुत अच्छा है, बेस्ट है ये, बेस्ट। सारी आज खत्म हो गई। बेस्ट गिफ्ट है कश्मीर का हमें स्नोफॉल। गुलमर्ग की इन खूबसूरत वादियों के दीदार को देश विदेश से सैलानियों का पहुंचना जारी है। बर्फ की आगोश में छिपे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मस्ती का ख्वाब लिए एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों की मुराद पूरी हो रही है।
बर्फ से मैदान पर लोग आइस हॉकी का भी लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। फ्रेश स्नोफॉल से गुलमर्ग की सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। सैलानियों को आने जाने में असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ दिन रात रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग की माने तो अभी यहाँ बर्फबारी का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मीर फरीद, गुलमर्ग, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका में हुई बर्फबारी की 3 तस्वीरें जो फ्लोरिडा, ह्यूस्टन और जॉर्जिया से सामने आई हैं। मंगलवार यानी 21 जनवरी को अमेरिकी खाड़ी तट पर एक दुर्लभ बर्फीला तूफान आया जिससे उत्तरी फ्लोरिडा के कुछ हिस्से बर्फ से ढक गए। यहां बर्फ के फाहे ऐसे गिरते नजर आए जैसे कि आतिशबाजी हो रही हो। ये पहली तस्वीर फ्लोरिडा की है जबकि दूसरी तस्वीर ह्यूस्टन की है जहां बर्फीले तूफान के बाद हर तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई नजर आई। सड़कें पूरी तरह से सफेद हो गई जिन पर लोग चहलकदमी करते देखे गए। तीसरी तस्वीर जॉर्जिया की है जहां आसमान से बर्फ के गिरते फाहों ने नीचे सड़कों पर अपना राज जमा लिया। पेड़ पौधों और घर से लेकर गाड़ियों तक बर्फ की परतें जम गई। इस बर्फबारी के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी थोड़ी सी स्लो हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं जायके की, है ना। लेकिन देखिए जायका हमारा थोड़ा बदल गया है। अब हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां पर खाने पीने की चटपटी बातें तो हो रही है लेकिन हम पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो पहले खाने की बात कर लें। आज क्या खाने का मन है? आज मेरा समोसा खाने का मन है। क्या बात है। गुंजन बताइए कुंभ में क्या कुछ खाया, क्योंकि वहाँ लोकल फूड बहुत मजा आता है रेडी पटरी पे खाने में। आपने क्या क्या खाया? कुछ भी नहीं खाया मैंने लोकल फूड। मैं नहीं मान सकती, ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने सिर्फ दाल चावल खाया है, सिंपल। अच्छा। हाँ, और दिन में सिर्फ दाल चावल खाती है, शाम को मैं चिली पटेटो खाती थी। अरे वाह, वेरी नाइस। ये मेन निकला ना, ये आंसर चाहिए था हमें। और वहाँ प्रयाग का तो कहते हैं अमरूद भी बहुत टेस्टी होता है, वो खाने का मौका मिला? जो रेड होता है अंदर से, यस, मैंने अमरूद भी खाया वहाँ का, और उसका फ्लेवर भी अलग होता है, मतलब टेस्ट अलग होता है उसका। लेके क्यों नहीं लेकर नहीं आई मैं, कोई बात नहीं। शगुफ्ता भी एक आध चीज और पूछूंगी ना, थोड़ी देर में बताएगी वो भी मैंने खाया है। जिसने शुरुआत किया था कि मैंने नहीं खाया। चलिए तो आज क्या लेके आई है? देखिए आज जैसे आपने कहा तो चलिए आपकी विश पूरी की जाए। समोसा आज खिलाते हैं, लेकिन कहाँ ले चल रहे हैं ये बता दीजिए। दिल्ली के एक इलाके में लेकर चल रहे हैं, और दिल्ली की बात तो अलग ही होती है। देखिए राजधानी दिल्ली में आपको दिखाएंगे रामजी समोसा वाला 32 किस्मों के समोसे मिलते हैं। क्या बात है, चलिए टेस्ट करते हैं। भारत में समोसा अजर है, अमर है। समोसे के स्वाद को कोई भी दूसरी डिश ना तो चैलेंज कर सकती है, ना ही रिप्लेस कर सकती है। समोसे खाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आजकल दिल्ली चुनाव में फ्री की चीजों को स्वाद की चाशनी में लपेट कर जनता को परोसा जा रहा है। अब ये फ्री की योजनाएं किसी को पसंद आ रही हैं, किसी को नहीं आ रही हैं, लेकिन आज हम इस स्वाद के जरिए, समोसे के जरिए ही लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ज्यादा मजा किसमें आ रहा है, पैसे देकर समोसा खाने में या फिर चुनाव में जो फ्री की योजनाएं सुन रहे हैं उसमें। तो हम पहुंचे हैं आज, ये लक्ष्मीनगर का इलाका है, ये रामजी समोसे वाले हैं। यहाँ पर 32 तरह के समोसे तैयार होते हैं। आप सोचेंगे समोसा और आलू दो ही तो चीजें होती थी, अब भला उसमें ये 32 चीजें कैसे? 32 तरह के समोसे क्या हैं, उन समोसों में क्या क्या फिलिंग की जा रही है, ये भी हम जानेंगे। तो 32 तरह के समोसे रामजी समोसे वाले के यहाँ मिलते हैं। दुकान के अंदर हम भी आ गए हैं। कढ़ाई में समोसे रखे हुए हैं, तले जा रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए आप काउंटर पर अलग अलग समोसे यहाँ पर रखे हुए हैं। आलू है, दिखाई तो पनीर पड़ रहा है, बस यही फर्क है। आप चुनाव देख के झूठ बोलने लगे मतलब। दिल्ली चुनाव में क्या चल रहा है? दिखाना बीजेपी को, देना कांग्रेस को। मेहनत सर्वप्रथम है। फ्री नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए।
बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जो फ्री की घोषणाएं हैं, अच्छा है ये? ज्यादा नहीं है, मतलब कुछ हद तक सही है। मतलब मतलब जो बस सेवा है वो सब परफेक्ट है, लेकिन ज्यादा नहीं देना चाहिए। बीजेपी पे किसी को भरोसा नहीं है, केजरीवाल पे भरोसा है। अगर भरोसे का कोई नाम है तो वो सिर्फ केजरीवाल है। समोसा आलू का ही खाएंगे भाई साहब। क्यों? 32 तरह के समोसे हैं यहाँ पे, आप आलू खा रहे हैं। सिंपल आदमी है भाई साहब, जब से छोटे से ना आलू का ही समोसा खा रहे हैं। हम तो आदमी देखते हैं, हम वो नहीं देखते कि ये बीजेपी का या कांग्रेस का। आदमी देखते, आदमी भैया अगर बीजेपी का काम करने वाला उसे दे देंगे, कांग्रेस वाला है तो उसे दे देंगे, जो निकम्मा उसे नहीं देना। मैं तो आलू वाला और पिज्जा समोसा, 2 समोसा। आलू और पिज्जा? पिज्जा समोसा में क्या होता है? ये बच्चों को थोड़ा ज्यादा पसंद होता है। कॉर्न होता है उसमें और बहुत सारी चीजें होती है, मिक्स होती है। बिजली पानी फ्री मिल रहा है अभी? अरे ना मिल रहा है। क्यों? 16 हजार का बिल आता है। 16 हजार का बिल आता है? किस चीज का? दुकान का, बिजली का। अच्छा, लेकिन इस महीने 690 का ही आया है। भाई साहब हमारी खपत ही 800 यूनिट की है, तो हमें कैसे मिल रहा है? हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा। ये तो उनके लिए है ना जो सिर्फ किराए के मकान में रह रहे हैं, एक कमरा है वो 200 यूनिट कहाँ यूज करता है, उनके लिए फ्री है। हम तो टैक्स भी दे रहे हैं, हमें भी नहीं मिल रहा। फ्री का तो जी ऐसा है कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। फ्री का तो सही है। फ्री के अंदर क्या नाम आदमी ज्यादा वो उसमें रहता है कि क्या ना फ्री मिल रहा है, कोई काम नहीं करेगा, दाम नहीं करेगा, अपने घर में पड़ा हुआ है, तो उससे कोई मतलब फायदा नहीं है। फ्री वाले में अपने कमा खा के खाओ, वो बढ़िया है। फ्री चीजें नहीं चाहिए। फ्री योजनाएं जो हर पार्टी बोल रही है, आम जनता कह रही है कि नहीं चाहिए। अधिकतर लोग इस पूरी बातचीत में यही बोलते दिखे कि कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, तो फ्री करना बंद करें। हालांकि इन योजनाओं का, इन अनाउंसमेंट का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और चुनाव के बाद कौन सी पार्टी जो फ्री के वादे दावे किए गए हैं उनको पूरा कर पाएगी, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि कम से कम जो फ्री वाला मामला है ना, इस फ्री के झांसे में लोग फिलहाल फंसते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। देखो, ये तो जो दिल्ली के खाने पीने की बात हो रही है ना, उसमें कोई मजा नहीं है, क्योंकि मैं आई हूँ प्रयागराज से, और प्रयागराज में जो खाकर आई हूँ ना, वो तुम लोग नहीं खा सकते यहाँ पर। मैं खा सकती हूँ। कैसे? मुझे पता है आपने क्या कुछ खाया। अभी तो बताया था। अभी तो बताया, खिचड़ी, दाल चावल, अमरूद। ये थोड़ा है, मैंने और भी 11 दिन में बहुत कुछ खाया है, उसके बारे में पता नहीं है। देखो, वो मैं इन लोगों को बताती रहूंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए कई तरीके की सुविधाएं भी हैं प्रयागराज में। वहां का वैभव, महाकुंभ का दिव्य होना, भव्य होना, ये तो है ही, लेकिन केवल आलीशान ठहरने की जगह यहां पर नहीं बनाई गई है, बल्कि सात्विक खाने पीने के भी खास इंतजाम है। ऐसा ही एक स्पेशल चलता फिरता रेस्टोरेंट यहां पर पहुंचा हुआ है, देखिए जरा। कुंभ नगरी प्रयागराज में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से उनकी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। रहने से लेकर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है, तो वहीं मेले में आए लोगों को घर जैसा जायका मिले, उसकी कमी यूपी का ये पहला डबल डेकर बस पूरा कर रहा है। महाकुंभ में भव्य रूप से सजा ये डबल डेकर बस कोई आम बस नहीं है। बस के अंदर और बाहर की बनावट और सजावट ऐसी कि बड़े बड़े होटल भी फेल हो जाए। ये है यूपी का पहला डबल डेकर रेस्टोरेंट पंपकिन, जो कि महाकुंभ के मीडिया सेंटर में खुला है। यहाँ एक साथ 25 लोग बैठकर शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। खास मौके पर इस खास रेस्टोरेंट में व्रत का खाना भी मिलेगा। खास बात यह है कि हमने मतलब अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरा खाना हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है, और जो साधु संत भक्तजन का जिनका उपवास होता है, फास्ट होता है, तो उनके लिए हमने जो फलाहारी और सात्विक भोजन होता है बिना लहसुन प्याज का, उसका भी हमने प्रबंध किया है। ऑन डिमांड वो भी हम उपलब्ध करवाते हैं। पंपकिन रेस्टोरेंट में खाने का रेट श्रद्धालुओं के पॉकेट फ्रेंडली बजट में है। इस बस फूड में मीडिया कर्मियों को भी डिस्काउंट रेट पर खाना मिलेगा। डबल डेकर बस के ग्राउंड फ्लोर में किचन है, तो फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट है। ये डबल डेकर रेस्टोरेंट पूरी तरह से महाकुंभ मेले की थीम पर आधारित है। इसमें आपको महाकुंभ की झलक देखने को मिलेगी।
बस के अंदर और बाहर लगी LED स्क्रीन पर महाकुंभ से जुड़ी फिल्में दिखाई जा रही हैं। पंपकिन रेस्टोरेंट के ओनर ने ऐसे बस फूड का स्टार्टअप भी शुरू किया है, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है। बस को मॉडिफाई कराने के बाद कीमत करीब 60 लाख आंकी जा रही है। आपने यहाँ की सुविधाएं ली? हाँ, अभी फिलहाल। कैसा लगा? अच्छा लगा। अनुभव कैसा रहा यहाँ एक्सपीरियंस? अभी हमने एक सैंडविच खाया, अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था उसका। लागत तो भी ठीक है। ठीक है ऐसे नहीं। बस फूड कोर्ट का नाम पंपकिन इसीलिए रखा गया क्योंकि हिंदू धर्म में पंपकिन यानी कद्दू का उपयोग खाने में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नाम के जरिए श्रद्धालुओं को अपनी धर्म और संस्कृति से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। महाकुंभ मेले में पंपकिन की लॉन्चिंग के बाद भविष्य में काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह के रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक कर लेते हैं मुंबई के एक चैरिटी किचन का। जी हाँ, मुंबई में अक्षय चैतन्य संस्था रोजाना 18,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में भोजन मुहैया करा रही है। इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट के तहत ये संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटी हुई है। और देखिए, ये संस्था उन लोगों के लिए राहत का पैगाम है जो अपनों का इलाज कराने के लिए दूसरे शहरों से मुंबई आते हैं। मुंबई की ये छोटी सी इमारत उन तमाम लोगों के लिए राहत का पता है जो अपनों का इलाज कराने दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं। यहाँ अक्षय चैतन्य किचन पिछले 4 साल से जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने के काम में जुटा है। इस्कॉन के हरे कृष्णा मूवमेंट के तहत अक्षय चैतन्य में रोजाना करीब 18,000 लोगों को 2 वक्त का भोजन परोसा जाता है। बड़ी मात्रा में स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए अक्षय चैतन्य में आधुनिक सुविधाओं से लैस किचन है। यहाँ बिना लहसुन प्याज के स्वादिष्ट खाना तैयार किया जाता है। इस विशाल किचन में 60 लोग एक साथ काम करके लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं। सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें वल्नरेबल हमारे 2 टाइम का खाना तो भूल जाइए, एक समय का भी खाना उनको नसीब नहीं होता। अब खासकर अस्पतालों में जो बाहर गांव से लोग आते हैं, बाहर शहर से लोग आते हैं, छोटी छोटी जगहों से लोग आते हैं, वो अपने लव्ड वन की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। उनके पास जेब में पैसे नहीं होते ट्रीटमेंट के लिए भी, तो वो बाहर से खाना कैसे बंदोबस्त करेंगे। तो उन लोगों को हम लंच और डिनर प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स में। इस किचन में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ बना हुआ खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है। अक्षय चैतन्य का खाना अस्पतालों, स्कूलों के साथ साथ झुग्गी बस्तियों में भी भेजा जाता है। अस्पतालों में अपनों का इलाज कराने आए परिजन रोजाना यहाँ दोनों वक्त अपनी भूख मिटाने आते हैं। तो इतनी भगवान की तरफ से मेरे हृदय से भी जो निकलती है ना, थैंक्स सबके लिए, वो आशीर्वाद भरी है कि सब स्वस्थ रहे और ऐसा निष्काम कर्म चलता रहे। अन्य क्षेत्र अभी भी आ रहे थे अंदर, इसमें लगा अन्य क्षेत्र का जैसे यहाँ दान हो रहा है, सबका पेट भर रहा है। जाओ तो बाहर कैसे ज्यादा ऑयली रहता है, उसके हिसाब से यहाँ ठीक है, बढ़िया। आने वाले वक्त में मुंबई में अक्षय चैतन्य के एक और किचन की शुरुआत होने जा रही है। इस नए किचन के बनने से रोजाना करीब 1.25 लाख लोगों को शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन परोसा जा सकेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली में लगे ऑटो एक्सपो के महाकुंभ में लिए चलते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। और इस ऑटो एक्सपो की खास बात यह है कि इसमें कंपनियां अपनी लग्जरी कारों को पेश कर रही हैं। कारों की फीचर से लेकर उनकी खूबसूरती लोगों को लुभा रही है। तो चलिए ऑटो एक्सपो में क्या कुछ नया और लग्जरी कार लॉन्च हुई है, देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की खास रिपोर्ट।
एमजी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार इस ऑटो एक्सपो में लॉन्च कर दी है। बेहद शानदार लुक के साथ, बेहद कमाल के इसमें फीचर्स हैं। डोर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए किस तरह से जो इसमें डोर्स हैं वो विंग्स की तरह खुलते हैं। पहले भी ऐसी कई गाड़ियां थी, लेकिन फिलहाल एमजी ने इसे इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये पूरी तरीके से। इसकी रेंज की हम बात करें तो ठीक ठाक रेंज के साथ इसको लॉन्च किया गया है और लगभग 500 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर यह जाती है। और कितनी देर में चार्ज हो जाती है इसके बारे में अभी तक तो नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी जो इसका ये वेरिएंट चल रहा है विदेशों में है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से चार्जिंग जो टाइम है वो अलग है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अलग होगा। एक बार चार्ज करने पर लगभग 500 किलोमीटर की ये रेंज देती है और महज 3.2 सेकंड में ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। चाइना जो ना करे वो कम है, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। ये एक चाइनीज कंपनी BYD की यांगवैंग U8 कार है और ये SUV आप जानते हैं कि दुनिया की पहली SUV है जो कि पानी में भी 30 मिनट तक तैर सकती है, चल सकती है। दुनिया की पहली ऐसी कार चाइना ने बना ली है जो कि पानी में भी 30 मिनट तक चल सकती है। इस कार की बिक्री फिलहाल इंडिया में नहीं है, हालांकि ऑटो एक्सपो में BYD इसे लेकर जरूर पहुंचा है, लेकिन फिलहाल इंडिया में कब लॉन्च होगी, कितनी कीमत होगी, इसके बारे में अभी तक कोई प्लान BYD ने नहीं बताया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है ये 7 सीटर SUV आपको लगी रही देखने में, लेकिन साथ ही साथ ये एक ही जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है। इस कार की ये भी एक खास बात है कि एक ही जगह पर 360 डिग्री ये घूम सकती है। हाइब्रिड ये कार है, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल से ये चलेगी और एक बार चार्ज करने पर लगभग 1000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा मोटर्स का यह पहला ऑटो एक्सपो है और इस ऑटो एक्सपो में देखिए आप कितने लोगों की भीड़ टाटा के पवेलियन पर पहुंची हुई है। खास अट्रैक्शन पवेलियन का यह भी है कि इस बार टाटा ने अपने टाटा सियारा को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पहले के ज़माने में 90s में एक बहुत फेमस ये गाड़ी हुआ करती थी और उसी का एक एडवांस वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जो व्हाइट कलर की आपको टाटा सियारा दिख रही है वो पुराना वर्जन है और जो येलो कलर की आपको टाटा सियारा दिख रही है वो इसका लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है। अंतर क्या है? लुक एंड फील में बहुत अंतर है, डिजाइन में बहुत अंतर है और इसे 5 सीटर तैयार किया गया। हालांकि अभी इसे पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। आने वाले टाइम में इसका EV वर्जन भी आएगा। कीमत की हम बात करें तो फिलहाल टाटा सियारा को मार्केट में उतारने की तैयारी है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा और वक्त लगने वाला है। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की, जिनकी तस्वीर उस ऑटो ड्राइवर के साथ काफी वायरल है जिसने सैफ पर घर में हुए हमले के दिन उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाने में अहम जिम्मेदारी निभाई। आज सैफ अली खान ठीक हैं, स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा की सैफ से ये मुलाकात 21 जनवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले की है। हमले के 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सैफ अली खान घर लौटे तो नीली जीन्स और सफेद शर्ट में सैफ के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। सैफ के बाएं हाथ में काले रंग का बैंडेज बंधा हुआ था। बिल्कुल, सैफ अली खान के डिस्चार्ज होने से पूरी बॉलीवुड में खुशी की लहर है। कॉमेडियन VIP भी सैफ के घर आने से खुशी जाहिर कर रहे हैं। अलग अलग सितारों की मिमिक्री कर VIP ने अपने ही अंदाज में सैफ अली के ठीक होकर घर लौटने पर बधाई दी और उनका हालचाल जाना। सैफ अली खान डिस्चार्ज हो चुके हैं, अपने घर पहुंच गए हैं, क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल ये खुशी की लहर है। फैंस में भी, बॉलीवुड में भी सुबह से बॉलीवुड एक्टरों के मुझे कॉल आ रहे हैं। आपको हाँ, मुझे कॉल आ रहा है कि भाई VIP तुम एक काम करो यार, सबकी खैर लेते रहो, मतलब हमारी तरफ से, क्योंकि सारे शूटिंग में बिजी है ना, तो सारे एक्टरों के कॉल मुझे ही आते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोल देते हैं कि भाई हमारी तरफ से तुम बोल देना। अच्छा एक बात बताएं, आपको ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी मिमिक्री आप दुनिया भर के कलाकारों की कर लेते हैं, लेकिन तो आप सीधे सीधे फेंक रहे हैं। अरे
फेंक नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि जो अभी आपको यकीन नहीं रहा ना। अच्छा नहीं, अच्छा लेकिन हाँ ये बात तो सच है। देखिए साहब क्या है कि आपकी आंखें मैं आकर देखा रवि किशन जैसी लग रही हैं, तो रवि किशन जी का तो कॉल आया होगा आजकल तो। हाँ, उन्होंने आती मुझे बोले क्या बाबू जिंदगी जान फिर भी घमंड अद्भुत काम है। वीआईपी सबसे पहले काम करो, सैफ को हमारी तरफ से कॉल करो, एक गुलदस्ता पहुंचा दो। हम बोले बाबू पहुंचा दीजिए और कह दीजिए कि बस बहुत जल्दी ठीक हो जाए और ध्यान रखिएगा। ये हमको रवि किशन बोले, बाबू हमको बोले। और अब आप खुद ही बताएं कि किन किन स्टारों का कॉल आया और क्या क्या बोला उन्होंने। जब पहला कॉल तो मुझे अक्षय कुमार का आया था, उन्होंने कहा मुझे हाँ जी मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। सैफ मेरे भाई ये मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, डोंट एंग्री मी, इसलिए कहता हूँ मेरी तरह सुबह उठो 4 बजे। तुम सोगे 4 बजे, सुबह उठोगे तो पता चल जाएगा बाहर क्या चल रहा है, कोई चोर घुस नहीं पाएगा। डोंट एंग्री मी। कई लोग सुबह सोते हैं तो चोर सुबह ही आता है, इसलिए अक्षय जो बोलता है वो सुनना। ये 2 काम किए सेहत भी बनी रहेगी और कोई चोर आसपास घूमेगा नहीं। हाँ जी क्या बात है। और परेश रावल जी का भी कॉल आया था, अरे देवा ऐसा काय को चोरी करने का बाबा, अरे तुमको भगवान ने हाथ फेर दिया है काम करने का, ऐसा चोरी नहीं करने का रे बाबा। तुमको क्या लगता है पैसे वाला है तो चोरी करने का, बहुत मेहनत लगती रे देवा, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में। तो दोबारा ऐसा करने का नहीं तुम। हाँ देखिए हम फिर आएंगे हमेशा की तरह, सबके चेहरों को खिलाएंगे, बस करिएगा हमारा इंतजार। बात होगी धर्म, अध्यात्म, समाज और तकनीकी दुनिया की, यानी आपके लिए खुशखबरियों का पिटारा भी लेकर आएंगे। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और जब भी घड़ी में बजे शाम के 5 तो हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पर जरूर मिलिए। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।